हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट आपका एग्जाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। तो मुझे पता है कि कल हमने कोई वीडियो आपके पास साथ जो नहीं लाई थी उसके हम बहुत माजरत खा है, क्योंकि कल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया लेक्चर रिकॉर्ड करने का। लेकिन आज हमने बहुत बेहद कोशिश की कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो और ये हम आ गए आपका लेक्चर लेके। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है, हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का आज हमने लाया है। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो कि मैं हर रोज़ करता हूं, हर लेक्चर में करता हूं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक जिसने जो मेरी वीडियो देख रहा है कि सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ये क्या होते हैं? इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जैसे एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है, क्लाइमेट फैक्टर्स आते हैं। दूसरा बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, उसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, रिड्यूसर्स। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स इकोसिस्टम की। ये बहुत सारे पार्ट्स में आने वाला है। तो आज का पार्ट रहेगा पहला। तो पहला पार्ट इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें, एक सेकंड, इसमें जो हमारा इकोसिस्टम है, सबसे पहला वाला हेडिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट होता है जो भी आपके सराउंडिंग्स में होता है उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। हम जहां पर रहते हैं इसके सराउंडिंग्स में क्या है? इसके सराउंडिंग्स में टू डिफरेंट थिंग्स होती है मेनली। एक तो होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग्स होती है उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आगे पीछे इर्द गिर्द जो भी कुछ है उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। समझ में बात आ रही है? तो अब एनवायरनमेंट में दो चीजें हमें मिलती हैं, एक तो लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसे यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मीन्स जिनमें लाइफ ना हो, बायो मीन्स लाइफ, ए बायो मीन्स जिनमें लाइफ ना हो। तो ये वो कंपोनेंट्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहां पर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है क्या क्या हो सकते हैं? द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वाटर एटसेट्रा, ये सब हमारे आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो हमारा एनवायरनमेंट में सबसे पहला वाला कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट और उसमें आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा एडाफिक फैक्टर्स। मसलन क्या क्या एडाफिक फैक्टर्स हो सकते हैं? सॉइल टेक्सचर, सबस्ट्रेटम, टोपोग्राफी, बैकग्राउंड, मिनरल्स, पीएच वगैरह वगैरह। इनका असर डायरेक्ट होता है किसके पर? लिविंग थिंग्स पे। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो इंटरेक्शन बनती है और इंटरेक्शन की वजह से सारा सिस्टम चलता है, वो एक्चुअली इंटरेक्शन ही होती है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो यहां पर हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है एबायोटिक कंपोनेंट्स को। और यहां पर आप देखिए कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में वैसे भी आप बायो मीन्स लाइफ और कंपोनेंट्स, जो ये वो कंपोनेंट्स है जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स। चाहे छोटे से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही क्यों ना हो, वो सब इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विथ विच द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट्स। तो यहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, तो और आपस में वो क्या करते हैं? इंट्रैक्शन। दिस इंटरडिपेंडेंट इंट्रैक्शन अमंग
organisms as well as with the abiotic components maintain a balance in the nature। अभी मैंने कहा था कि जो abiotic components और biotic components में जो इंट्रैक्शन रहती है वो नेचर की बैलेंस को बनाए रखती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक जिंदा आदमी पानी पीता है, अगर पानी ना हो तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर पानी इसके लिए जरूरी है। ठीक, तो ये एक इंट्रैक्शन होती है जो नेचर की बैलेंस को बनाए रखता है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रेट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी डैमेज द बैलेंस एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट था इसमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहती थी, नेचर की बैलेंस बनाई रखी थी। तो यहां पर जो हमारा ज्यादा इस्तेमाल करना इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करना ड्यू टू हायर पॉपुलेशन जो होती है वो इस नेचर बैलेंस जो होती है इसको बिगाड़ देती है। समझ में बात आ रही है? इससे एक जो बैलेंस डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे कि ये डैमेजेस कैसे होती हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम एंड इट इज कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इको मीन्स हाउस एक्चुअली, जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और आपस में इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में नेचुरल बैलेंस होती है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। चलिए ठीक है, तो इकोसिस्टम किसको कहते हैं कि जहां पर ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं पर्टिकुलर एरिया। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा आता है? इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये तो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेगुलरली इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग एबायोटिक फिजिकल सराउंडिंग्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर। तो यहां पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंजे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से मदद लेते हैं ताकि ये जिंदा रह सके, और इसके अलावा ये नॉन लिविंग थिंग से भी मदद लेते हैं। फिर एक बैलेंस बनता है नेचर में, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। और वी कैन से दिस एन इकोसिस्टम मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। इकोसिस्टम को डिफाइन किया है, इकोसिस्टम को डिस्कवर किया है टेनिसले ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो an ecosystem may be defined as a structural and functional unit of biosphere comprising living organisms and their non-living environment that interacts by means of food chains and chemical cycles resulting in the energy flow, biotic diversity and material cycling to form a stable self-supporting system। यानी कि आपका इकोसिस्टम जो है इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स ऐसी जगह जहां पर सिर्फ जिंदगियां रहती हो, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जैसे हमारे पास अर्थ में है और किसी प्लेनेट में नहीं पाया जाता है, तो इस बायोस्फीयर का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इट इज कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और इनके बीच में इंटरेक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन के जरिए से इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स के बीच में और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या होती है? जो केमिकल साइकिल्स, एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी, मटेरियल साइक्लिंग टू फॉर्म ए स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी है, साइज की बुनियाद पर। तो नेचर की बुनियाद पर, साइज की बुनियाद पर इसके कितनी क्लासिफिकेशन की जाए तो आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर की बेस पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, ड्यूरेशन के बेस पर इसको किया जा सकता है क्लासिफाई, और साइज के बेस पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर नेचर की तरफ देखें
तो इकोसिस्टम दो टाइप्स के रह सकते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल जो ऑलरेडी बिल्कुल बना हुआ है नेचर की वजह से, लेकिन दूसरा हम इंसान खुद इस इकोसिस्टम को बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम देखें, दीज इकोसिस्टम्स ऑपरेट इन द नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि यहां पर ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि नेचुरल इकोसिस्टम में वो कुछ ऐड या कुछ डिडक्ट करे, लेकिन ये तो खुद ब खुद बना ही रहता है। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड, देखिए पॉन्ड वो खुद बन जाता है, ए लेक खुद बन जाता है, ए मीडो खुद बन जाता है, डेजर्ट खुद बन जाता है, ग्रासलैंड ये भी। ग्रासलैंड तो हो सकता है कभी कभार ऐसा भी कि इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन असल में जो ग्रासलैंड है वो नेचुरल इकोसिस्टम ही है। फॉरेस्ट ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है। एन ओशन ये नेचुरल भी है और सुटेबल भी है। बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुटेबल इकोसिस्टम कौन है, वो है ओशन इकोसिस्टम, सुटेबल ये है इकोसिस्टम। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या देखते हैं, these are maintained by man, man ने इनको बनाया हुआ होता है, hence are also termed man made और man engineered ecosystem। तो ये होते हैं man made ecosystem। ठीक है। तो जो जिसमें इंटरफेरेंस मैन की हो, जिसका करता धरता मैन हो, जिसको मैन ने खुद अपने फायदे के लिए बनाया हुआ हो, उसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इन दीज इकोसिस्टम मैन मेंटेन्स डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लैनेट मैनिपुलेशन, यानी कि ये यहां पर नेचर को चैलेंज कर रहा है। यानी नेचर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस रखे हुए होते हैं उनका बेजाब्तिगी से इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर क्रॉपलैंड्स, ऑर्चर्ड्स, गार्डन्स, एक्वेरियम। ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ड्यूरेशन की बेस पर इकोसिस्टम की कितनी किस्में, दो किस्में। एक तो जो टेम्परेरी ही रहता है, दूसरा जो परमानेंटली ही रहता है। ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन इकोसिस्टम में भी क्लासिफाइड एज टेम्परेरी इकोसिस्टम, परमानेंट इकोसिस्टम। तो जो हमारे पास टेम्परेरी इकोसिस्टम है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड इकोसिस्टम विच में बी नेचुरल और मैन मेड। टेम्परेरी इकोसिस्टम यानी कि जो बिल्कुल कम वक्त में रहते हैं, कम वक्त के लिए रहते हैं, इसमें दोनों आते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। जैसे रेन फेड पॉन्ड एंड लेबोरेटरी कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स। रेन फेड, जैसे रेन होती है तब कहीं पर किसी जगह पर रेन का जमा हो जाना और वहां से इकोसिस्टम बनना। ठीक है। और दूसरा लेबोरेटरी में कुछ इकोसिस्टम बनाते हैं, लेबोरेटरी कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है। इसके बाद है परमानेंट इकोसिस्टम्स। These are self-supporting natural ecosystems that maintain themselves for relatively long duration of time। तो बहुत टाइम के लिए जो इकोसिस्टम्स रहते हैं और जो नेचर की ही वजह से बनते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट इकोसिस्टम। जैसे ए लेक, झील, ए फॉरेस्ट, जंगल, ए डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है। तो साइज, अब आ गया हमारे पास साइज। साइज की बुनियाद पर कितने टाइप्स के इकोसिस्टम है, वहां पर भी दो। ठीक है। एक स्मॉल इकोसिस्टम, दूसरा लार्ज। ये तो मैंने कहा था आपको पहले ही कि जो स्मॉल इकोसिस्टम्स होते हैं, स्मॉल साइज इकोसिस्टम्स आर टर्म्ड एज माइक्रो इकोसिस्टम। इनको क्या कहेंगे, माइक्रो इकोसिस्टम। तो यहां पर माइक्रो इकोसिस्टम में देखिए, ए फ्लावर पॉट, वाटर इन ए डिश, ए साइट अंडर ए स्टून, ये छोटे इकोसिस्टम होते हैं, कभी कभार पूछे जा सकते हैं। लार्ज इकोसिस्टम्स में वेरी लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम आर आल्सो टर्म्ड एज मैक्रो इकोसिस्टम। जैसे एन ओशन, ए फॉरेस्ट, ए डेजर्ट। अगर आप बड़ा इकोसिस्टम भी देखो तो वहां पर आप अर्थ भी देख सकते हो, एज अर्थ जो है वो पूरा बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स रहते हैं मेनली टू। ठीक है। तो वहां पर एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक में जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में इसमें क्या क्या चीजें आती है, दीज इंक्लूड द नॉन लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जितने भी फिजिको केमिकल फैक्टर्स हैं वो इसमें होते हैं। दीज कंपोनेंट्स नॉट ओनली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बट आल्सो देयर बिहेवियर एंड इंटररिलेशनशिप्स। तो यहां पर जो भी कंपोनेंट रहता है, दिस कंपोनेंट्स नॉट ओनली इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी वजह से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही इफेक्ट नहीं होती है,
बल्कि इसमें होती है बिहेवियर और इंटर रिलेशनशिप्स भी। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है? एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, तीसरा क्लाइमेट फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या रहते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्स्ट्रा एंड देयर कंपाउंड जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको इंसान इस्तेमाल करता है और इनको इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलता है। These constitute the main abiotic component. These occur either in the form of compounds, या तो एक कंपाउंड की फॉर्म में होंगे या डिजॉल्व्ड इन वाटर इन द सॉइल और इन फ्री स्टेट में रहेंगे एयर में। ठीक है, तो ये चीजें होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये होता है एबायोटिक फैक्टर्स का एक कंपोनेंट। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ से। दीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो बने हुए कंपाउंड्स हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब के सब प्रेजेंट कहां पर होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, और डेड यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो डेड हो चुके हैं तो उनमें भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। तो उसको ब्रोकन डाउन फिर से करते हैं डिकम्पोजर्स और फिर से सॉइल में मिला देते हैं, जिनको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंजाई ये होते हैं डिकम्पोजर जो इस डेड मटेरियल को फिर से डिकम्पोज करके इनके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फिर से अर्थ को लौटा देते हैं। इसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम आते हैं। यहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट आती है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, विंड आता है, रेनफॉल, वाटर, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। लाइट भी रहनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड भी, रेन भी, वाटर भी, ये सब लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं। एंड ऑल्सो एडेपिक फैक्टर में क्या क्या आता है? सॉइल, ये भी लाइफ को सपोर्ट करता है। सबस्ट्रेट, ये भी लाइफ को सपोर्ट, टोपोग्राफी, मिनरल्स, पीएच, सब लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा वाला जिसको बोलते हैं बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म इसका हिस्सा है, और लेकिन ऑर्गेनिज्म्स को हम तकसीम करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कुछ खाना खुद अपने लिए बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, कुछ दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, उनको मार के अपना खाना बना देते हैं उनको। समझ में बात आ रही है? तो यहां पर द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो बायोटिक कंपोनेंट बनाएंगे। रिगार्डिंग द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द ऑर्गेनिजम्स ऑकरिंग इन एन इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। यानी कि ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, उस न्यूट्रिशन की बेस पर इनकी कितनी कैटेगरीज है? 3 मेन कैटेगरीज। सबसे पहले वाले प्रोड्यूसर्स, दूसरे वाले कंज्यूमर्स और तीसरे वाले डिकम्पोजर्स। ठीक है, और उनको बोलते हैं रिड्यूसर्स भी। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो चीजें होती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाती हैं और दूसरों के लिए भी खाना बनते हैं। These includes all green plants, तमाम green plants and blue green algae. These organisms can utilize solar energy with the help of photosynthetic pigments, that is chlorophyll, to form glucose, simple carbohydrate, from simple inorganic substances, namely carbon dioxide and water. This process is called as photosynthesis. तो ये producers वाले क्या करते हैं? These are autotrophs, we can say. ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, खुद के लिए भी खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए भी खाना तैयार कर देते हैं। These are self dependent organisms. ठीक है, फ्रॉम द बेसिक ऑर्गेनिक ग्लूकोज द प्लांट देन फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्च। तो जैसे इन्होंने ग्लूकोज बना दिया, अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में अगर स्टोर करना है। प्रोटीन्स भी बना देते हैं, लिपिड्स बना देते हैं। एज ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae prepare their organic food themselves with the help of sunlight, they are known as photoautotrophs or simply autotrophs.
ये जो खुद अपना खाना खुद तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, देन इनको कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और सिंपली ऑटोट्रॉप्स। तो ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं, ये देते हैं खाना। प्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस करना, किनको? अदर ऑर्गेनिजम्स को। तो अदर कौन होते हैं? वो होते हैं कंज्यूमर्स, जो इनको कंज्यूम करते हैं। दीज आर द मेनली एनिमल्स, दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। ये खुद तो खाना नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉफस भी इनको कहते हैं। लेकिन यहां पर इस लिहाज से हम बात करते हैं कि ये कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को। Therefore, they utilize materials and energy stored by the producers. These also take other organisms. They are known as heterotrophs. तो यहां पर ये खुद तो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए दूसरों को अपना खाना बना देते हैं, जैसे प्लांट्स को बना देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। समझ में बात आ रही है? और हेटेरोट्रॉफस। द मैक्रो कंज्यूमर्स आर फॉलोइंग टाइप्स। जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं कैसे टाइप्स के होते हैं? एक तो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, दूसरा सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी। अब देखते हैं प्राइमरी क्या होता है। दीज इंक्लूड द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। उनको बोलते हैं हर्बिवोर्स, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, कोई फ्लैश व्लैश नहीं खाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे कैटल है, डियर है, गोट है, रैबिट, हेयर, रेट्स, माइस, ग्रासहॉपर, ये सब हर्बिवोर्स है। टेरेस्ट्रियल स्नेल्स है, मॉस्किटो है, लार्वी, टेडपोल, टोटाइज, दीज आर ऑल प्राइमरी कौन से? हर्बिवोर्स ही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक। सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो हर्बिवोर्स को खाते हैं, वो हर्बिवोर्स को खाते हैं। दीज इंक्लूड द एनिमल्स विच फीड ऑन हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स को खाने वाले एक चेन बनती है, फूड चेन, यहां से आगाज होता है फूड चेन की। सबसे पहले फूड चेन में रहता है कौन? प्रोड्यूसर। उसके बाद में कौन रहता है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर में सबसे पहला वाला प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकंड कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी फ्लैश खाने वाले। जो हर्बिवोर्स को खाते हैं दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जैसे कैट्स, डॉग्स, फॉक्सेस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड वाटर बग्स, वाटर बीटल्स, फ्रॉग्स, स्मॉल फिश और सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन द एक्वेटिक। ये याद रखना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स। क्या होते हैं? कार्निवोर्स। और इनमें क्या क्या चीजें आती हैं आगे जाके फूड चेन में, इनको हमने दिखाना है कि फूड चेन कैसे बनाते हैं ये लोग। टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स में क्या आते हैं? ये होते हैं लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, लार्ज कार्निवोर्स मीन जो कार्निवोर्स को ही खाते हैं, कार्निवोर्स को भी खाते हैं और हर्बिवोर्स को भी खाते हैं। जैसे लार्ज फिश होती है या वाटर बर्ड्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वोल्व स्नेक इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये कार्निवोर्स को खाते हैं। ठीक है, पहले हर्बिवोर्स, फिर हर्बिवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, उसके बाद में कार्निवोर्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। उसके बाद में क्वाटरनरी, फोर्थ ऑर्डर क्या होता है? दीज आर द लार्जेस्ट कार्निवोर्स विच फीड ऑन टर्शियरी कंज्यूमर्स। जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स भी। क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोर्स। क्वाटरनरी को दूसरा नाम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। और दे आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड आर आल्सो कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स। तो इनको कोई और कार्निवोर्स नहीं खा सकता, तभी इनको कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। टाइगर्स एंड लायंस आर द एग्जांपल्स इन लैंड इकोसिस्टम एंड डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इनको तो कोई और कार्निवोर्स नहीं खाता है, लेकिन जो जिंदा है उसको तो मौत का स्वाद तो चखना ही होगा। अब जब ये मर जाते हैं तब इनको डिकम्पोज करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स या रेड्यूसर्स। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई इनकी डिके करता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स। जैसे प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर्स, एनिमल्स होते हैं, एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये उनको डिकम्पोज करते हैं, अपना खाना निकाल देते हैं, उनमें से ऑर्गेनिक सब उसको इनऑर्गेनिक बना देते हैं और फिर वापस सॉइल में मिलाते हैं। इससे एक साइकिल बना।
The decomposers degrade dead remains of the plants and animals and waste organic matter into. तो किस में करते हैं ये डिकम्पोज? एक तो सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच दे यूटिलाइज देमसेल्व्स। पहले तो अपने लिए जो कुछ अपने मतलब खुद खाने के लिए निकालते हैं वहां से निकालते हैं सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट फॉर रीयूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोड्यूसर्स, और निकालते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो उनमें मौजूद होते हैं, किस लिए? ताकि सॉइल के साथ मिल जाए और सॉइल फिर से ये प्रोवाइड कर सके किन को? प्रोड्यूसर्स को। द डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, दीज आर सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम में ये हम कल पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल भी हम ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये खत्म कर देते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, प्लांट्स लाइक ग्रासेस, फ्लावर bearing plants, rose, jasmine and trees all are producers। तो इस एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम में ये जितने भी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दूसरा वाला एनिमल सच एज फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ऑल दीज आर कंज्यूमर्स। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are influenced by the abiotic components। ठीक है, तो ये कंज्यूमर्स हैं एनिमल्स में, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स वगैरह। डिकम्पोजर्स में क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स बैक टू द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग ऑफ डेड डिकेइंग मैटर फॉर देयर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। इजाजत चाहने से पहले हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। गुड नाइट।